बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी एडवोकेट। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब कल जब अपने लॉन्ग मार्च के साथ रवां दवा थे, गुजरांवाला से वज़ीराबाद जा रहे थे तो उनके कंटेनर के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इमरान ख़ान साहब को फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए वहाँ से मुंतकिल किया गया और अब वो शौकत खानम हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेरे इलाज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और वो जो है वो बरूब सेहत भी हो रहे हैं। डॉक्टर्स की जानिब से एक बोर्ड तश्कील दिया गया था जिसने उनकी ट्रीटमेंट जो है उसका आगाज़ कर दिया है। इमरान ख़ान साहब को जब टांग पे गोली लगने की इत्तला जब निकली फैली तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जो है वो लोग शहरी जो है वो बाहर आए, उनकी जानिब से एहतजाज भी नोट कराया गया और अपना जो लीडर है उसके लिए उन्होंने नारेबाजी की। लाहौर में, इसके अलावा वज़ीराबाद, गुजरांवाला, मुख्तलिफ़ मकामात से सियालकोट ये इत्तलात आती रही कि इमरान ख़ान साहब के ज़ख्मी होने पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। पंजाब में तो क्योंकि PTI की अपनी इत्तेहादी हुकूमत है, फ़ेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन कल जब PTI रहनुमाओं से कुछ हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से पंजाब गवर्नमेंट जो है उस पर भी जो है वो सवाल उठाया गया। मुख्तलिफ़ जो PTI लवर्स, इमरान ख़ान के चाहने वाले हैं, उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी गया, लेकिन इसके साथ साथ वकला बरादरी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आई और इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उस पर शदीद रंज का, गम का, गुस्से का इजहार किया और आज पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जो है वो हड़ताल की कॉल दी गई थी, जो कि मातहत अदालतों में तो मुकम्मल तौर पर नज़र आई, जबकि हाई कोर्ट में भी जुज़वी तौर पर हड़ताल की गई। इस वक्त हमारे साथ पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन सैयद जाफ़र तैयार बुखारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपकी जानिब से आज एक कॉल दी गई थी, कैसा रिस्पांस था आपके कॉल के ऊपर वकला बरादरी की तरफ से? मेरे प्यारे भैया, मैं आपका ये सुन रहा था। देखें, वकील हमेशा जुल्म और ये जो नाइंसाफ़ी होती हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता आया है। हमारा तबका ही ऐसा है कि हमने मजलूम के साथ खड़ा होना है और आज की काल तारीख की ऐसी काल थी जिस पे ना सिर्फ पूरा पंजाब बल्कि बलूचिस्तान और सरहद भी कंप्लीट उसने हड़ताल की है। मैं तो समझता हूँ ये बड़ी कामयाब हड़ताल इन दैट सेंस गई है कि इस जुल्म, इस नाइंसाफी और ये जो बर्बरियत हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। बिल्कुल जाफर साहब, पंजाब में जो हुकूमत है, जाहिर है सिक्योरिटी फराहम करना पहली तरजीह जो है जिम्मेदारी इनकी है और वहाँ पर तो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हुकूमत है और परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हीं का तकरीबन इलाका भी शुरू होने वाला था जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रात में राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। ये उसका जो बयानिया है वो चलाया जा रहा है। शरपसंदी तो कहीं पे भी हो सकती है और हम तो इंसाफ तलब कर रहे हैं, हम तो इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। उसमें मुजरिम कोई भी हो, इससे तो हमें कोई गर्व नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जाफर साहब, मुतालबा आप क्या करेंगे? एक दफ़ा ये रिपीट कर दें कि क्या मुतालबा है आपकी आज की इस हड़ताल का, क्या मुतालबा था? हमारा मुतालबा ये था, एक तो ये जो इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट हुआ है, इनके मुल्ज़मों को बेनकाब किया जाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और जमहूरी अमल को अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलने दिया जाए। जो अवाम का मनपसंद लीडर है उसकी हुकूमत होनी चाहिए, फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाए। बहुत शुक्रिया सैयद जाफ़र तैयार बुखारी साहब आपका, आपने हमारी रहनुमाई। वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पंजाब बार कौंसिल के। जी फैज़ साहब, आपने भी जाफ़र साहब की गुफ्तगू सुनी। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कल और आज जो है वो हड़ताल भी की गई। आप आज की हड़ताल को कैसे देखते हैं? आज भी आप भी ज़ाहिर है कोर्ट्स में पेश होते हैं, क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि वो कह रहे थे कि पूरे मुल्क के अंदर भरपूर तरीके से हड़ताल हुई है। जी शादाब साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो कल पेश आया। मैं दुआ करता हूँ कि इमरान ख़ान साहब और जो बाकी ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह सेहत अता फ़रमाए और उनको जल्द से सेहतियाब करे और उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
इस तरह के वाक़यात में पहले भी पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत से दिन हमें दिखाए हैं, आगे ऐसे दिन हमें ना देखने को मिले। देखें, जहाँ तक ये बात थी इनकी कि मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए, एक मुल्ज़िम तो वही मौके पर गिरफ़्तार हो गया था, उसका वीडियो बयान भी जारी हो गया था जिसके अंदर वो यही कह रहा था कि मैं अकेला इसके अंदर जो है वो मुलव्वस था और मेरे साथ कोई और जो है ना प्लानर के तौर पर ना पार्टनर के तौर पर इसमें मुलव्वस था। अब इसके ऊपर आपने एक बड़ी अच्छी शादाब भाई बात की है कि पंजाब हुकूमत है, जो आपके इनकम्बेंट पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका आबाई जो घर है उसका ये उसी डिस्ट्रिक्ट का ये एक इशू के अंदर ये वाक़या पेश आया है। तो इसके अंदर एक JIT बननी चाहिए, जो मुझे लगता है उन्होंने बना दी है। वो JIT बने, वो JIT तफ्तीश करे, उस JIT का को एक टाइम फ्रेम दिया जाए ताकि जल्द अज जल्द इसका जो भी असल इसके फैक्ट्स और शवाहिद हैं वो सामने आ जाएं और पता चल जाए कि ये किसने किया, क्यों किया और किस मकसद से किया। और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसने किसी किस्म का भी पार्ट इसमें प्ले किया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन मेरी जो कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके रहनुमा हैं, ज़ाहिर सी बात है इमोशंस जो है इस वक्त बहुत हाई हैं, बड़ा एक ये हर बंदा जज्बात के अंदर बात करता है। मुझे लगता है इस वक्त जो एक चीज़ करनी चाहिए वो बजाय इसके कि इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें और किसी जो सियासी जो अपोनेंट्स हैं उनका नाम सामने लाएं बग़ैर किसी शवाहिद के या बग़ैर किसी उस एविडेंस के, वो नहीं करना चाहिए। और जो JIT है उसको इंडिपेंडेंटली ये चीज़ जो है इसको इन्वेस्टिगेट करके और सामने लाना चाहिए। ना JIT को किसी किस्म का प्रेशराइज जो है वो फेडरल हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए और ना वो प्रेशराइज जो है वो प्रोविंशियल हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर हो और जिन लोगों का भी नाम इसमें आता है उनको कानूनी कार्रवाई करके और कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो सुनानी चाहिए। आएंगे, क्योंकि अगर हम तारीख देखें तो इस तरह के वाक़यात में मुल्ज़िम बहुत कम होता है कि कैफ़रे किरदार तक पहुँचे। बिल्कुल, पहले ये हो चुका है कि मुल्ज़िमान जो हैं वो कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचे, लेकिन यही हमारी अब कोशिश है कि इसको तब्दील करके इसी जो हमारा एक पहले से प्रेसिडेंट्स चलते आ रहे हैं उनको तब्दील करके और जो भी हैं उनको इस इवेंट के बाद उनको उनकी सज़ा इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। और यही जो एक हमारे प्रेसिडेंट्स हैं इनको तोड़ के हमने कुछ अगर तब्दील अपने सिस्टम के अंदर करना है तो वो इसी तरह करना है। और ये एक बहुत मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट पे सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और कानूनी आइनी तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इसके अंदर मुलव्वस थे उनको सामने लाया जाए, उनका क्या किरदार था, किस तरह किया गया, ये अगर प्लान था तो किसने प्लान किया, कैसे किया। साजिश भी तो हो सकती है। हमारे दुश्मन बाहर बहुत से हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की इस हालत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते होंगे कि जो सियासी मामलात जो चल रहे हैं, तो यकीनन हम इस मौके पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे जो दुश्मन हैं बैरून मुल्क हमारे दाएं बाएं बैठे हैं और हम वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बिल्कुल, ये हो सकता है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो है बैरूनी साजिश हो। मेरी नज़र में इस वक्त वी कांट जंप टू एनी कंक्लूजन्स। हो सकता है कि जो वो कल नवीद नामी शख्स था गालिबन जिसकी वीडियो सरफेस हुई है जिसमें उसने कहा है कि मैं जो है मैंने अकेले एक्ट करते हुए मारा है क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर रहे थे इमरान खान साहब। तो हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा हो, एक फनाटिक माइंडेड आदमी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली ना एक्ट कर रहा हो, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स हो जो उसकी सपोर्ट कर रहा हो या जिसने उसकी प्लानिंग की हो, पाकिस्तान से बाहर कोई कुव्वत हो सकती है। तो अभी ये एक JIT बने जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो उससे हमारे सामने ये सारे शवाहिद जो हैं वो खुल जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने एज एक अवाम के तौर पर, एक हुकूमती सतह पर और अवामी सतह पर इसका रद्द अमल जो है वो किस तरह और क्या देना है। लेकिन जो भी है, मेरा यही इस्तदा है कि इस वक्त बजाय इसके कि सियासी मकासद के लिए इधर उधर इल्ज़ाम तराशी की जाए या किसी के ख़िलाफ़ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, इसको इन्वेस्टिगेट होने देना चाहिए और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप कल से देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो फेडरल हुकूमत के
लोगों पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, फेडरल हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन को भी एक बायस परव्यू दे सकता है और उसके अलावा ये वैसे भी एक नामुनासिब सी बात लगती है। तो बेहतर है कि इस पे ये इल्ज़ाम तराशी बंद करके और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने दी जाए। जब उसका नतीजा निकलेगा तो उसके बाद रद्द अमल जिस तरह का कानून और आइन हमें इजाज़त देता है उस तरह का दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। फैज़, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का क्या तरीक़ाकार दिया गया है, क्योंकि हर ज़ुबान पर आजकल यही बात हो रही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। हम इस पे बात करेंगे कि हमारा आइन क्या कहता है, क्या तरीक़ाकार है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैज़, आर्मी चीफ साहब की तैनाती के लिए बातें हो रही हैं। अब आजकल तो ये इतनी गुफ्तगू हो रही है कि आप कहीं पे भी किसी गली में, मोहल्ले में, होटल में चले जाएं तो सब इस वक्त यही इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती हो रही है। आइन क्या कहता है? आइन के मुताबिक क्या तरीक़ाकार है अगर आप ने हुकूमत ने आर्मी चीफ की तैनाती करनी हो तो? जी देखें, आइन में ये 2019 में ये सारा को एक दफ़ा रिविज़िट हुआ था। अमेंडमेंट्स जो है वो जो इसकी मुतलका कवानीन है उसमें अमेंडमेंट्स भी की गई थी। आइन में आर्टिकल 243 आपका बड़े वाज़े तौर पर ये पावर जो है अपॉइंटमेंट के हद तक जो आर्मी चीफ की पावर है वो सदर को देता है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो नाम जो है वो सदर पाकिस्तान को भेजते हैं और सदर पाकिस्तान उस नाम की अपॉइंटमेंट जो है वो कर देते हैं ऑन द रेलिवेंट पोस्ट। अब ये तो आपका आईनी है, लेकिन हमने जब 2019 वाला ये सारा जस्टिस आसिफ सईद खोसा के टेन्योर में आपको याद होगा जब ये पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन जो है वो फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया था कि आइन में आर्टिकल 243 के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट की हद तक की पावर जो है वो दी गई है। रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन जो है वो एक सेपरेट मैटर है और उसके लिए ये देखा गया था कि क्या कानून के अंदर ये गुंजाइश है कि एक दफ़ा रिटायरमेंट की एज पर पहुंचने के बाद या एक दफ़ा टेन्योर ख़त्म होने पर क्या अपॉइंटमेंट जो है वो उसको एक्सटेंड या रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आपको शदाब भाई याद होगा कि 2019 के अंदर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये देखा था कि कानून जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एक्ट उसके अंदर ये गुंजाइश नहीं थी उस टाइम पर कि एक्सटेंशन की जाए या रीअपॉइंटमेंट की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौसीह दी थी 6 महीनों की जनरल बाजवा साहब को और उसके बाद ये कहा था कि नेशनल असेंबली जो है, फेडरल हुकूमत जो है वो इस पर कानून साजी करे इस सारे के ऊपर और जो मुतलका कवानीन है उनकी अमेंडमेंट की जाए। और फिर आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एक्ट का 2020 के अंदर कुछ माह बाद ही अमेंडमेंट आ गई थी जिसके अंदर ये पावर जो है ये दे दी थी कि एक्सटेंशन जो है वो की जा सकती है। 2019 से पहले तक की वो भी तभी ये डिस्कस हुआ था कि 2019 से पहले भी जो एक्सटेंशंस हुई थी वो एक्सटेंशंस एज कस्टमरी एक्ट हो गई थी जिसके पीछे कोई कानूनी जवाज मौजूद नहीं था कि ये एक्सटेंशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो अब फिर वो टाइम आ रहा है, तो आप देखते हैं कि क्या क्या किया जाता है इसका और उसके अंदर अगर अदालत का चैलेंज आता है तो क्या आता है और किस तरह आता है। मेरी नज़र में अदालत का चैलेंज अगर आया तो वो इस शेप में हो सकता है आ जाए कि जी एक दफ़ा तो अपॉइंटमेंट की आपने, एक्सटेंशन की है, लेकिन क्या बार बार एक्सटेंशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, अब वो देखेंगे आगे अब क्या। बिल्कुल, लेकिन फैज़ मेरा जो क्वेश्चन वो ये है कि हम इसके नई तैनाती के हवाले से आइन में कौन सी शिक के अंदर ये बात की गई है? और 243 है, आर्टिकल 243 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो अपॉइंट करेगा ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो पावर है
अगर आप प्रैक्टिकली देखें फॉर्मेलिटी वाइज तो ये पावर जो है अपॉइंटमेंट की ये सदर पाकिस्तान के पास है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि उसने अपॉइंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करना है, तो जो नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भेजेगा सदर पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान ने उस नाम की अपॉइंटमेंट कर देनी है। तो इसके अंदर जो एक्चुअल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है। आर्टिकल 243 उस पर तो कोई डिबेट जो है वो तो फैज़ इसमें जो नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि जब हम कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, तो उसको जब हम डिटेल में जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर विद कैबिनेट। नहीं, वो आप जो शदाबी बात आपने की है वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की बात है। सो बेसिकली जहां पर ये मुस्तफ़ा एम्पेक्स का केस था 2016 में, बहुत एक अच्छी जजमेंट दी थी फॉर्मर जस्टिस साकिब निसार साहब ने, जिसके अंदर ये बात की थी कि जहां पर फेडरल हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहां खाली प्राइम मिनिस्टर या वहां पर कोई एक मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। फेडरल हुकूमत का मतलब है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पूरी एक फैसला करेगी। यहां पर फेडरल हुकूमत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, यहां पर प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव आपका जो गवर्नमेंट है उसका हेड है, आपके पार्लियामेंट का हेड है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सपोर्टर सामने रखती हैं कि जी ये अपॉइंटमेंट एक जमहूरी हुकूमत कर सकती है, ये अपॉइंटमेंट एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसका फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो वो कर सकता है, और इस तरह की जो करंट पीडीएम की हुकूमत है वो ये तैनाती जो है वो नहीं कर सकते। तो देखिए इस पे एक सियासी बयानिया तो बेशक है, लेकिन इसके ऊपर कोई आईनी जब इसमें नहीं है, क्योंकि आईनी हिसाब से देखा जाए तो जो पीडीएम की हुकूमत है वो एक आईनी हुकूमत है, वो एक आईनी तरीके से आई है। इसमें इनके आने में कोई गैर आईनी काम नहीं था। अगर वो गैर आईनी होता तो आज हुकूमत में ही ना होते। तो जो ये बयानी है वो एक पॉलिटिकल बयानी, आप इसको बेशक कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई आईनी या कानूनी जवाज उस तरह से मौजूद नहीं। अच्छा फैज, जिस तरह चेयरमैन नैब की तैनाती में जो प्राइम मिनिस्टर है उनका होता है कि वो उससे जो अपोजिशन लीडर है बिल्कुल उनके साथ मुशावरत करें, और इस तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी यही होता है जी हाँ बिल्कुल। आपको तो आप ये कह रहे हैं कि 243 में इस तरह की कोई बात नहीं की गई कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पाबंद हो कि वो मुशावरत करे अपोजिशन लीडर से। ये टोटल प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये कंप्लीटली जो है वो उसका प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। और उसके पीछे एक इन तीनों पोस्ट जिसको हमने डिस्कस किया, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो इसकी वजह यह है कि ये तीनों पोस्ट हैं मुख्तलिफ। अब अगर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर करना है तो फिर तो आपको जाहिर सी बात है, ये पता है कि उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्क्रूटनी करनी है दोनों साइड्स की, वो उन लोगों की जो हुकूमत में बैठी हैं और उन लोगों की जो अपोजिशन में बैठी हैं। तो एक अनबायसनेस दिखाने के लिए कि जी वो जमहूरी अमल जो है पाकिस्तान का, आपके इलेक्शंस हैं, आपकी जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, आपकी पार्टीज की रेगुलेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो सारी क्योंकि इलेक्शन कमीशन करता है, तो उसके अंदर तो आपको ये जवाब नजर आता है कि ताकि कोई आवाज ना उठे कि इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि हुकूमत ने लगाया तो उसके साथ है, तो इसलिए दोनों साइड्स की मुशावरत जो है इसमें नजर आती है। चेयरमैन नैब का भी यही है कि क्योंकि उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी होती है अंडर द लॉ, तो कहीं से ये बात ना उठे कि ये क्योंकि हुकूमत के अपॉइंटेड हैं तो इसलिए जो है ये अपोजिशन के ऊपर ज़्यादा कर रही हैं और हुकूमत को कुछ भी नहीं कह रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम जो है वो आईनी तौर पर आपकी जमहूरी या आपके पार्लिमानी अमल से बाहर है। उनका काम है आपकी आर्म्ड फोर्सेस को चलाना, आपकी आर्म्ड फोर्सेस को की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो करना। अब बात यह है कि उनका काम यहां पर आपके जमहूरी अमल में आईनी तौर पर है नहीं, इसीलिए वहां मुशावरत जो है वो अपोजिशन लीडर से जो है वो मेरी नज़र में आइन में ज़रूरी नहीं समझी गई। आइन में 243 क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किसी और का इसके अंदर आईनी तौर पर कोई लेना देना नहीं। तो जो इमरान खान साहब की जानिब से एतराज़ात किए जा रहे हैं कि ये जो है वो नहीं कर सकते ये पॉइंट, देखिए ये मैं आपको वही कहा कि ये आईनी या कानूनी जवाब इसमें कोई नहीं है। इसके अंदर ये है कि वो एक पॉलिटिकल बयानिया जो है वो बना रहे हैं कि जी क्योंकि पीडीएम की हुकूमत उनकी नज़र में जो है वो सही हुकूमत नहीं है, तो इसीलिए पीडीएम की हुकूमत जो है वो ये अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं कर सकती और एक नई हुकूमत आएगी और वो ये अपॉइंटमेंट करेगी। देखिए मुझे ये बयानिया जो है ये इससे मैं डिसएग्री दो वजूहात से करूँगा कि
बात यह है कि पीडीएम की हुकूमत अगर तो आईनी तौर पर आपके पार्लियामान में आके बैठी है और आपकी हुकूमत चला रही है एक आईनी तौर पर, तो फिर उसके पास वो सारी ताकत है जो आईन ने उस हुकूमत या आईन ने वजीर आजम को दी है। अगर तो शहबाज शरीफ एक आईनी वजीर आजम है तो जो जो काम आईन ने शहबाज शरीफ साहब को करने की इजाजत दी है उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कदगन जो है वो नहीं लगा सकता। अगर वो आईनी नहीं है तो आप चैलेंज करके उनको हटवा दें और वो पावर उनकी चली जाएगी। ये बात करना कि जी क्योंकि वो आईनी नहीं है और क्योंकि वो सही तरह इलेक्ट होके नहीं आए थे, उनका मैंडेट कोई नहीं था, ये बात के अंदर मुझे वजन जो है वो नहीं नजर आता प्योरली फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पर्सपेक्टिव स्पेशली। अब जहां तक उनका एक वो है कि नहीं जी जो भी आपका इलेक्शंस कॉल हो और उसके बाद हो तो जी वो ये फिर तो कोई भी काम जो फेडरल हुकूमत इस वक्त कर रही है, किसी किस्म की पॉलिसी या किसी किस्म की लॉ मेकिंग कर रही है, उन सारों में से कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट तो फिर फेडरल हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। आपकी जितनी पॉलिसीज हैं, आपकी जितने रिलीफ पैकेजेस हैं, जितनी भी कानून साथी है, उन सारे को हम जो है वो तस्लीम करना बंद कर दें। तो ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो मेरी नजर में जरा थोड़ी सी आपका मतलब ये फैस कि अगर एतराज है कि शहबाज शरीफ साहब इनके जो इलेक्ट हुए हैं या आए हैं इसमें तहरीक अदम एतमाद के बाद ये गलत है तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है, खान साहब वहां जाके रुजू करे बजाय इसके आप बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये प्ली लें कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात सही तस्लीम करती है और उनको कह देती है कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर तो वो कोई भी पावर जो उन्होंने एक्सरसाइज की है, जो एक्सरसाइज करने का हक या इख्तियार रखते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो वजीर आजम ही नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो एक आईनी वजीर आजम है, अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर जो जो उनकी आइन के नीचे उनके पास इख्तियारात या उनके पास ताकतें हैं, वो ताकत इख्तियार इस्तेमाल करने का वो उनके पास पूरा जवाब है और वो तो फिर कोई नहीं डिनाई कर सकता। बिल्कुल ठीक है फैज़, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब जो है इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो जारी है। अब ज़ाहिर है उसमें हम एक लिमिट तक बोल सकते हैं, उसमें कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद आके कि आप थोड़ा सा नाज़रीन को ये आगाह करें कि क्या मामला क्या है। नाज़रीन ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैज़, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है, क्योंकि खान साहब जब के अपोजिशन में आए हैं या हुकूमत से बाहर हुए हैं तो केसेस अदालतें FIA ये उनको मुसलसल सामना करना पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी खान साहब के दौर में भुगती थी, तो अब खान साहब भी मुसलसल अदालतों के और FIA के और इधर मुख्तलिफ़ जगह पे जो है वो इंक्वायरीज़ में शामिल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। इसमें फैज़ इमरान खान साहब के हवाले से तौहीन अदालत का मामला है, क्या मामला है, ये कौन सा मामला है जो तौहीन अदालत का, और इसमें रिमार्क्स क्या क्या सामने आ रहे हैं? जी शदाबी, आपको याद होगा कि 25 मई को जब ये लॉन्ग मार्च हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डी चौक पर नहीं, ये एक मखसूस जगह थी इस्लामाबाद में, आप वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करते हुए डी चौक की तरफ आगे बढ़े, और आपको याद होगा बड़ा तसादम हुआ उनमें और पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार के अंदर। तो करंट जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो उस 25 मई के ऑर्डर की वायलेशन के ख़िलाफ़ जो है, उस ऑर्डर के कंटेम्प्ट के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीडिंग्स इस वक्त जारी है। अब इसमें बड़ा क्योंकि आपको याद होगा जब वो उसके बाद भी ये कंटेम्प्ट फाइल हुई थी इमरान खान साहब के
खिलाफ, जिसके अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने गालिबन एक नोट लिखा था और उन्होंने कहा था कि देयर इज़ एम्पल एविडेंस एंड देयर इज़ एम्पल रीजनिंग अवेलेबल, जिसके तहत इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो प्रोसीड किया जा सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब सवाल इसमें ये है कि इसके अंदर आपको ये भी मालूम होगा शादाब साहब कि करंटली जो इमरान खान साहब के वकील थे इस केस के अंदर, बाबर अवान साहब और चौधरी फैसल साहब, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो हैं वो इशू किए हुए हैं। और इमरान खान, क्या रीज़न हुई है उसकी? जहाँ तक अभी मेरी ये सारी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उन्होंने अदालत में एक अंडरटेकिंग, या उन्होंने अदालत को ये रीअश्योरेंस दी थी कि जी डी चौक की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं बढ़ेगी। अंडरटेकिंग तो नहीं, अश्योरेंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस 25 मई वाली हेयरिंग के दौरान। अब उनको इसीलिए नोटिस किया गया है कि जी आपने अश्योरेंस दी थी तो बताएं कि देखिए क्यों इस ऑर्डर की वायलेशन जो है वो की गई है। अब उनके खिलाफ क्या किस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड करती है वो देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी ये ज़रा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर एक क्लाइंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन की हो या एलिजिडली तौहीन की हो तो क्या वकील को उसके ऊपर पकड़ा जा सकता है या नहीं पकड़ा जा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अब उठा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप कह तो रहे हैं कि गारंटर थे वो। गारंटर, देखिए मैं अगर अपने क्लाइंट की वकील के ऊपर अगर आप ये इज़म्पशन, वकील की बात पर ये इज़म्पशन होती है कि वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे बात करता है। अगर वकील अश्योरेंस देता है तो मेरी नज़र में वो क्लाइंट के बिहाफ पे अश्योरेंस देता है। तो अब क्या क्लाइंट की वायलेशन के ऊपर जो है वकील की अश्योरेंस पर वकील को पकड़ा जा सकता है नहीं। अब इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह हैंडल करती है। आई होप कि ज़रा एक डिटेल्ड जजमेंट आए क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठ गया है। जहाँ तक खान साहब की बात है, रिमार्क्स में तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी एक दो दफ़ा ये बात की है कि जी हम बड़ा रिस्ट्रेंट शो कर रही हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, तो वो जो है वो अपना जवाब जमा करवाएं और बताएं कि अदालत को किस तरह जो है ये कंटेम्प्ट उनके खिलाफ, उन्होंने कंटेम्प्ट जो है वो नहीं कमिट की। क्योंकि आपको याद होगा, अब ये मेरी नज़र में ये प्ली खान साहब के लिए ले लेना कि जी मुझे पता ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये ज़रा थोड़ी सी मुश्किल और ना मानने वाली बात लगती है। क्योंकि आपको याद होगा कि साथ ही साथ उस दिन में 25 मई की मुझे ये बात याद है कि फवाद चौधरी साहब, मैं उधर ही याद था कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अदालतों का फैसला नहीं है, ये सियासी फैसला है और ये अदालतों का काम नहीं है कि वो इस में दखल अंदाजी करें। तो बात यह है कि फिर फवाद चौधरी साहब को भी इल्म था, खान साहब के वकीलों को भी इल्म था। आप फिर ये अज्यूम कर सकते हैं कि खान साहब हिमसेल्फ को भी इस चीज़ का इल्म तो था कि वो हो रहा है, जब उनके आसपास सारों को इस चीज़ का इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जो है वो मौजूद है। और ये चीज़ जो है ये मेरी नज़र में एज्यूम करनी चाहिए, और अगर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के खान साहब को इल्म नहीं था वो खान साहब के ऊपर फॉल करनी चाहिए और वो खान साहब को आके अदालत में बतानी चाहिए कि उनको कैसे ये हो सकता है कि इस चीज़ का इल्म उनको नहीं था, बजाय इसके कि हुकूमत को ये प्रूफ करना पड़े कि या JUI को ये प्रूफ करना पड़े कि जी खान साहब को इल्म था। आप अगर मेरा पॉइंट आपने कैच की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब इसकी बर्डन ऑफ प्रूफ इसको कह दे वो अब खान साहब पे फॉल करेगा, वो मेरी नज़र में इनको नहीं फॉल करेगा। क्योंकि एक वैलिड असम्पशन हो सकती है, जब वकला को पता था, जब उनके आसपास सारों उनके जो कॉन्फिडेंट्स हैं उनको पता था, उनके सियासी रहनुमाओं को और PTI की टॉप लीडरशिप को पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था, सिर्फ खान साहब को कैसे हो सकता है कि इस चीज़ का इल्म ना हो। जो केस चल रहा है तौहीन अदालत का, क्या इससे जो मौजूदा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, यहाँ पर भी इन्होंने आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है कि इनको धरने की मार्च की इजाज़त दी जाए, तो उसके ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं इसके? देखिए ये मेरी नज़र में तो ये दो मुख्तलिफ वो हैं। अगर इमरान खान साहब को पिछली उस पर कंटेम्प्ट में पकड़ा भी जाए और कहा भी जाए कि ये कंटेम्प्ट है, करंट लॉन्ग मार्च जो एक इंडिपेंडेंट इनकी मार्च है उसको और 25 मई के ऑर्डर की कंटेम्प्ट को मुझे लगता है फ़र्क तरीके से देखना चाहिए। वो दो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं, उनको मिलाना नहीं चाहिए। पिछली में कंटेम्प्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के, अगर ऑर्डर की कंटेम्प्ट की भी थी तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि वो इस दफ़ा भी करेंगे, या आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास ये इस वाली मार्च का हक जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि उन्होंने 25 मई के ऑर्डर की जो है वो कंटेम्प्ट की थी।
तो ये है, उस तरह से हैं तो इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब की पिछली जो लॉन्ग मार्च वाले टाइम पर जो उनका रवैया था या कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी थी, क्या उसको मद्देनज़र रखती है, उसको किस तरह इवैल्यूएट करती है? वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सवाबदीद है, वो जिस तरह हमारे जज साहिबान जो हैं वो इसको किस तरह एवेल्यूएट करती हैं, उसके ऊपर तो कमेंट करना मुझे लगता है इस वक्त नामुनासिब होगा। लेकिन बट मेरे अपने उसमें आई थिंक दीज आर टू सेपरेट प्रोसीडिंग्स, और अगर खान साहब को इसमें कंटेम्प्ट में पकड़ा भी जाता है और कहा भी जाता है कि आपने कंटेम्प्ट की है, तो दूसरी लॉन्ग मार्च का हक बादिउल नज़र में तो नहीं लगता कि उनसे छीना जा सकता है। अगर कोई और रीजनिंग हो इस चीज़ की कि जी इसलिए ये वाली मार्च जो है वो नहीं करनी चाहिए, सिक्योरिटी के खदशात या जो भी जिस तरह की भी दलाइल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखे जाती हैं, वो एक अलहदा बात है। वो तो जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट ने उनको मद्देनजर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन, इस जुमे इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।